Hello everyone, I welcome you all in your business studies class. Today we will talk about trading procedure on a stock exchange. तो हम बात करेंगे कि जब स्टॉक एक्सचेंज पे सिक्योरिटीज़ को बाय किया जाता है या सेल किया जाता है तो उस टाइम पे उनकी ट्रेडिंग का क्या प्रोसीजर रहता है, किन किन स्टेप्स से होकर के गुजरना होता है। तो फर्स्ट स्टेप तो देखो, हमने पहले कहा था कि स्टॉक एक्सचेंज में ना हम खुद से नहीं जा सकते, खुद हम डायरेक्ट डीलिंग नहीं कर सकते, उसके लिए एक ब्रोकर की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले तो आपको करना है सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर, कि एक आपको ब्रोकर सिलेक्ट करना है जिसके थ्रू आप स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में डील करोगे। तो यहाँ पर वो ब्रोकर जो है वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि आपको जो है वो ब्रोकर कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई पार्टनरशिप फर्म भी, और कोई कंपनी भी हो सकती है। तो उन जो भी अवेलेबल ब्रोकर्स होंगे उसके साथ आपको सिलेक्शन करते हुए एक एग्रीमेंट साइन करना है जिसको कहा जाता है ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट। और साथ में आप एक क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप फिल करोगे। एक क्लाइंट रजिस्ट्रेशन हम फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद जो है हम हमारा ऑर्डर जो है वो बाय या सेल करने का सिक्योरिटीज़ का वो दे सकते हैं। तो अब इसके साथ आपको कुछ डिटेल्स और देनी होती है। परमानेंट आपका जो है अकाउंट नंबर, पैन जिसको आप बोलते हो ना पैन कार्ड, वो देना है। डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस आपको बताना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन आपका, रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिया के हो, एनआरआई हो, ये भी बताना पड़ेगा। नॉन रेजिडेंस इंडियन, नॉन रेजिडेंट इंडियन हो, बैंक अकाउंट की डिटेल्स, डिपोजिटरी अकाउंट डिटेल्स, और किसी अदर जो है वो ब्रोकर के साथ अगर जो है वो आपने रजिस्टर किया है। एंड देन क्लाइंट कोड नंबर, आपका जो क्लाइंट का कोड नंबर है वो भी आपको साथ में बताना है। ये सारी डिटेल्स आपको देनी है। उसके बाद आप जो है आगे का प्रोसीजर कर सकते हो, बाइंग एंड सेलिंग का, उस ब्रोकर को ऑर्डर कर सकते हो। अब आपने ब्रोकर का सिलेक्शन कर लिया, अब आपको क्या करना है, डिपोजिटरी के पास अपना एक डीमैट अकाउंट खोलना है। अब बात करते हैं कि डिपोजिटरी क्या है। ओपनिंग ऑफ अ डीमैट अकाउंट विद डिपॉजिटरी। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि जो आपके शेयर्स हैं वो वाला टाइम नहीं है, आपकी फिजिकली शेयर्स हमें रिसीव होंगे, फिजिकली कागज़ आपको पेपर फॉर्म में आएगा, नहीं। आजकल जो शेयर्स दिए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिए जाते हैं। तो इसको बोला गया है कि भाई जो मटेरियलिस्टिक फॉर्म थी ना शेयर्स की, उसको ख़त्म कर दिया गया। मटेरियलिस्टिक मतलब पेपर फॉर्म में जब मिला करते थे, तो मटेरियलिस्टिक फॉर्म ख़त्म होने को इन्होंने नाम दे दिया डीमटेरियलाइजेशन। डीमटेरियलाइज कर दिया मतलब, तो उसको शॉर्ट में कह दिया जाता है डीमैट। तो यहाँ आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा डिपोजिटरी के पास। अब डिपोजिटरी क्या होता है, डिपोजिटरी ना हमारे यहाँ पर ये सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जिनके थ्रू आपके जो शेयर्स हैं वो आपके अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है वो आपको शो होंगे। अब यहाँ पर जो डिपोजिटरी सर्विस प्रोवाइडर हैं वो टू हैं हमारी कंट्री में। एक है एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये बेसिकली देखो होते हैं जो आपके अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड करते हैं शेयर्स को। फिर दूसरा क्या है आपके पास, सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। अब जो ये डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइडर हैं इनके आगे अपने एजेंट होते हैं जिसके थ्रू ये इन्वेस्टर तक पहुंचेंगे। ये सर्विस प्रोवाइडर्स डायरेक्ट नहीं मिलेंगे इन्वेस्टर को, इनके आगे एजेंट हैं। एजेंट को ये अपने क्या कहते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, बैंक्स होते हैं मोस्टली, या फिर स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं।
या तो ब्रोकर होगा या फिर बैंक होंगे। तो ये उन बैंक जो है वो मोस्टली जो है हम बैंक्स के साथ, और बाकी बैंक्स के अलावा भी कुछ एक हैं स्टॉक ब्रोकर्स जो प्राइवेटली होते हैं, तो वो भी अपना कमीशन चार्ज करते हैं। बैंक भी वही कमीशन जो भी नॉर्मल रेट है उस रेट से कमीशन लेता है। तो ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो होता है ना, ये इन्वेस्टर तक पहुंचता है। इन्वेस्टर इस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू जो है वो डील करता है, कि बैंक में जाकर के या फिर स्टॉक ब्रोकर्स के पास जाकर के अपना अकाउंट ओपन करवा लेता है। अब उस अकाउंट के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली उसके शेयर्स जो हैं उसको शो होंगे, वहीं से बेचने खरीदने का काम शेयर्स का चलेगा। तो यही डिपॉजिटरी सर्विस है कि आपने एक इलेक्ट्रॉनिकली एंट्री की और उसके थ्रू आपको जो शेयर्स हैं वो रिसीव हो गए। और डीमैट अकाउंट मतलब जैसे आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है, ऐसे ही शेयर्स को होल्ड करने के लिए बनाया जाता है डीमैट अकाउंट। तो उसके बाद अब आपने देखो अकाउंट खुलवा लिया। अब थर्ड आपका क्या है, प्लेसिंग एन ऑर्डर। कि जैसे ही अकाउंट खुलता है तो अब इन्वेस्टर जो है वो ऑर्डर प्लेस करता है। ऑर्डर किसको प्लेस करेगा, जा करके अपने ब्रोकर को। और ब्रोकर को कहेगा कि भाई मुझे पर्टिकुलर डिटेल्स के साथ कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए और ये मेरी तरफ से प्राइस होना चाहिए जो कि मैं चाहता हूँ इतने प्राइस पर मिल जाएं। और अगर बेचना चाहता है तब भी यही कि मैं इतने शेयर्स बेचना चाहता हूँ और एक्सपेक्टेड प्राइस मेरा ये है कि इतने पर ये ट्रांजेक्शन सेटलमेंट होनी चाहिए। तो प्राइस मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके प्राइस के हिसाब से फिर आगे जो ब्रोकर है वो आगे का काम चलाता है। तो नेक्स्ट आगे ब्रोकर जो है वो क्या करता है, ऑनलाइन मैचिंग स्टार्ट करता है कि वो कनेक्ट होता है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के साथ, और वहाँ आपके प्राइस जो आपने बताया उस प्राइस के हिसाब से देखता है कि बेस्ट शेयर प्राइस क्या अवेलेबल है। अब उसके बाद नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग मेंशन्ड प्राइस टू द ब्रोकर्स टर्मिनल। ब्रोकर के टर्मिनल के ऊपर जो है वो प्राइस मेंशन किया जाता है कि अगर उसका जो हम प्राइस चाह रहे थे उतने पर अवेलेबल है सिक्योरिटीज, तो उस प्राइस को जो है वो उनके टर्मिनल पर आगे कम्युनिकेट करते हैं। और जो ब्रोकर है वो एक ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप दे देता है इन्वेस्टर को कि भाई आपकी ट्रांजेक्शन जो है ना वो कंफर्म है कि ये इतने प्राइस पर सिक्योरिटीज अवेलेबल है। तो वो आगे इन्वेस्टर को दे देता है एक ट्रेड कॉन्फर्मेशन स्लिप कि भाई आपकी ट्रांजेक्शन कंफर्म है, कि ये कंफर्मेशन हमारे पास है कि इतने प्राइस पर सिक्योरिटी अवेलेबल है। देन अब क्योंकि ट्रांजेक्शन सेटल हो रही है तो आगे मतलब आगे ट्रांजेक्शन फिक्स हो चुकी है हमारी, तो आगे वो इशू करता है कॉन्ट्रैक्ट नोट। वो कौन, ब्रोकर इशूज कॉन्ट्रैक्ट नोट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट नोट जो होता है इस पर लिखा जाता है कि भाई इन्वेस्टर ने कितने शेयर्स खरीदे या बेचे, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट एंड सोल्ड, प्राइस कितना था उन शेयर्स का, डेट एंड टाइम डील का क्या था, और कितने आपसे जो है वो ब्रोकरेज के चार्जेस लिए जाएंगे, जैसे कि ट्रांजेक्शन का 1% होगा, 2%, इस तरह से ब्रोकरेज चार्ज क्या लिया जाएगा। और एक यूनिक आपको ऑर्डर कोड नंबर मिलता है जैसे ही आपकी ट्रांजेक्शन कंफर्म होती है, वो ऑर्डर कोड नंबर आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट के ऊपर प्रिंटेड होता है जो कि फ्यूचर रेफरेंस में काम आएगा आपके। अब ये करने के बाद नेक्स्ट जो आगे का आपका काम है वो है पे इन वर्किंग डे। अब पे इन वर्किंग जो है वो पे इन डे वर्किंग क्या होता है, पे इन डे वर्किंग। तो यहां पर जो है अब इन्वेस्टर ने अगर तो देखो अपनी सिक्योरिटीज को बेचना चाहा था, तो जो भी सिक्योरिटी बिकी है ना उसको वो अपनी सिक्योरिटी को डिलीवर करना होगा आगे ब्रोकर को, कि भाई ताकि वो ब्रोकर आगे उन सिक्योरिटीज को जमा करा सके स्टॉक एक्सचेंज में जहां पर उनको बेचा गया है। तो या तो उसको अपनी बेची है तो वो डिलीवर करे, या फिर जो है वो अगर उसने खरीदी है तो ही हैज टू पे कैश फॉर सिक्योरिटीज बॉट। तो यहां आपको या तो आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलते ही आप अपना कैश पे कर दो, या अगर आपने बेची है सिक्योरिटीज तो उनको डिलीवर कर दो, और या फिर कि ब्रोकर ने जब पेमेंट करनी है तो उससे जो है वो एक दिन पहले ब्रोकर ने जो है वो जैसे ही पेमेंट करनी है तो उससे एक दिन पहले जो है
आप अपना जो भी आपने अगर बेची है सिक्योरिटीज तो उसकी डिलीवरी दे दो, और अगर खरीदी है तो उसके लिए पेमेंट दे दो, ताकि वो आगे ब्रोकर अपना स्टॉक एक्सचेंज में काम कर सके। नेक्स्ट इज सेटलमेंट इन प्रोग्रेस। अब सेटलमेंट इन प्रोग्रेस क्या होता है? यहां पर ये कहता है कि जब आपका जो कैश पे किया जाता है, अब इसकी वाला जो काम है ना पहले आपने किया, इसको कहा जाएगा पे इन डे वर्किंग, कि ये पे इन डे होता है हमारा जिस दिन इन्वेस्टर को अपना पेमेंट करना पड़ता है खरीदी गई सिक्योरिटीज के लिए, वो दिन कहलाता है पे इन डे। अब आगे है सेटलमेंट इन प्रोग्रेस। सेटलमेंट इन प्रोग्रेस का मतलब जो ट्रांजेक्शन सेटल होगी ना, वो आपकी ट्रांजेक्शन जिस दिन भी हुई है उसके 2 दिन के बाद। जैसे अगर ट्रांजेक्शन हुई है मंडे को, तो स्टॉक एक्सचेंज जो है उसको सेटल करेगा वेडनेसडे को, यानी मंडे प्लस ट्यूसडे, मंडे वाला दिन भी काउंट होगा। तो इसको कहा जाता है T+2, कि आपकी जो ट्रांजेक्शन है उसमें आपने 2 डेज और प्लस कर देने हैं। जैसे मंडे में हमने मंडे को भी काउंट करना है, साथ में ट्यूसडे, तो आपकी वेडनेसडे जो है वो ट्रांजेक्शन जाकर के आगे सेटल होगी। तो यहां पर ये होता है आपका सेटलमेंट इन प्रोग्रेस, कि जो भी डिलीवरी है या पेमेंट है वो वेडनेसडे को की जाएगी, कि आगे स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से जो ट्रांजेक्शन सेटल की जानी है, अगर स्टॉक एक्सचेंज को आपने बेची है तो वो आपको जो वो पैसा देगी वो T+2 डेज के बाद देगी। आपकी मंडे की है तो वेडनेसडे, इसी तरह से ये साइकिल आगे से आगे चलता रहेगा, 2 डेज प्लस होते जाते हैं जो भी डे की ट्रांजेक्शन होगी। आगे है पे आउट डे वर्किंग। अब पे आउट डे क्या होता है? देखो, पे आउट डे होता है कि जिस दिन आपकी जो ट्रांजेक्शन है उसको स्टॉक एक्सचेंज जो मार्केट है वो सेटल करेगी। सेटल कब करती है? वो T+2 डेज के बाद, ट्रांजेक्शन प्लस 2 डेज के बाद। तो उस डेट को वो, अगर आपने खरीदे हैं शेयर्स तो आपको डिलीवरी जिस दिन मिलती है ना उसको कहा जाता है पे आउट डे वर्किंग, कि जिस दिन आपको स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से, जब आप कर रहे हो तो पे इन है वो, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट अगर आपको डिलीवरी कर रही है शेयर्स की या आपने बेचे हैं तो आपको पेमेंट कर रही है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। अगर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट देखो आपको करेगी आपके साथ काम तो वो है पे आउट डे। आप जब जिस दिन भी डिलीवरी या पेमेंट करते हो तो वो है पे इन डे। और सेटलमेंट प्रोग्रेस जो होता है वो T+2 डेज का होता है। और जो टाइमिंग होती है स्टॉक एक्सचेंज की वो होती है 9:15 AM टू 3:30 PM। ये टाइमिंग ऑफिशियल टाइमिंग रहती है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की ट्रांजेक्शन करने के लिए। और डेज भी जो है वो मंडे टू फ्राइडे रहते हैं। और जो शेयर्स की डिलीवरी है वो इलेक्ट्रॉनिकली आपके अकाउंट में आपको रिसीव होगी। सो ये था ट्रेडिंग प्रोसीजर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस प्रोसीजर को पढ़ें भी और इनसे रिलेटेड केस स्टडीज को करते रहें। एंड दूसरी बात, आपका जो टेस्ट होना है रेगुलर टेस्ट 9th यूनिट का, उसकी प्रिपरेशन भी करें। थैंक यू सो मच।